नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की बोर्ड की कॉपी आपके साथ साझा कर रहे हैं। टॉपर जिसने 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए हैं, उसकी कॉपी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो इस कॉपी में आप किस प्रकार टॉपर ने उत्तर लिख रखे हैं वो हम देखेंगे। पेपर मैंने डाउनलोड कर लिया है दूसरे मोबाइल के अंदर। मैं वहाँ से क्वेश्चन बोलूँगा और उत्तर हम कॉपी के अंदर देखेंगे। इस कॉपी को दिखाने का एक ही उद्देश्य है ताकि आप इस कॉपी को देख के उत्तर किस तरह लिखे जाते हैं उनको आप अच्छी तरह देख सकें और एक तरह से आपका ये प्रीवियस पेपर भी सॉल्व हो रहा है। तो कैसे प्रश्न आते हैं, उनके उत्तर किस तरह दिए जाते हैं, ये आपको दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे और साथ ही साथ अगर आपको किसी और भी विषय की कॉपी अगर इसी तरह देखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस कॉपी को डाउनलोड करके और उसके भी आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बता सकूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कॉपी है, यहाँ पर चिट चिपका दी गई है ये, इसलिए बच्चे के रोल नंबर वगैरह हम नहीं देख सकते। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये हिंदी विषय की कॉपी है। मंगलवार को 12 मार्च 2024 को परीक्षा लगी है और ये प्रश्न की क्रम संख्या है, ये प्राप्तांक है बच्चे के और यहाँ पर इसके टोटल 80 नंबर आए हैं। जो पूर्णांक भी 80 नंबर का ही है, यानी 80 में से 80 विद्यार्थी के नंबर आए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह वीडियो बनाने का एक उद्देश्य और था क्योंकि 10वीं क्लास के बच्चे सबसे ज़्यादा बोर्ड के एग्जाम से डरते हैं। तो विद्यार्थियों, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अध्ययन कीजिए और जो भी आपका टॉपिक है उनको अच्छे से समझिए ताकि आपको जो विषय है, जो आप आंसर दे रहे हो उसको अच्छी तरह दे सको और उनको समझ सको। तो आपका जो भय है, आपका डर है, वो ऐसे ही दूर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी इस वीडियो से आपको हेल्प मिले तो बहुत अच्छी बात है। तो ये यहाँ विद्यार्थी ने उत्तर लिख रखे हैं। ये खंड ए है। खंड ए, खंड ए का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उत्तर पुस्तिका में लिखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो पहला प्रश्न है उसके अंदर 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर ये 1 2 3 इस तरह 12 क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। रसिया शब्द में, तो रसिया शब्द में प्रत्यय है या। रसिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? या है। गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है। गुण स्वर संधि का सही उदाहरण पूछा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रमेश, विद्यालय, मतैक्य और निरोग। तो यहाँ पर रमेश जो शब्द है वो गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता के कवि हैं। उत्साह जो कविता है उसके कवि कौन है पूछा गया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला प्रश्न पूछा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा है। तो भाषा पूछी गई है, खड़ी बोली, ब्रज, राजस्थानी या अवधी। तो इसकी भाषा है अवधी, तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। अगला जो प्रश्न है, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े। तो गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े? तो ये उद्धव के ऊपर छोड़े। अगला जो प्रश्न है, नागार्जुन का जन्म हुआ था। नागार्जुन का जन्म हुआ था बिहार, राजस्थान, बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो इनका जन्म बिहार में हुआ था, तो ये बिहार आ गया उत्तर। अगला प्रश्न है, कैप्टन किसका नाम था। तो कैप्टन किसका नाम था? तो कैप्टन चश्मे वाले का नाम था। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक हैं। तो लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक यशपाल हैं। और बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है, यानी बाल गोविंद भगत जो पाठ है वो किस विधा के अंदर लिखा गया है। तो ये ऑप्शन दिए गए, व्यंग्य, कहानी, रेखाचित्र या निबंध। चारों में से बताना है कि किस विद्या के अंदर लिखा गया है। तो ये रेखाचित्र में लिखा गया है। और अगला प्रश्न है, संस्कृति का परिणाम है। तो संस्कृति का परिणाम यहाँ पर ऑप्शन है अपसंस्कृति, सभ्यता, विभाजन या अशिष्टता। तो इसका है उत्तर सभ्यता। क्या है? सभ्यता है। और अगला प्रश्न है, हमारे समाज में नाक प्रतीक है। हमारे समाज में नाक प्रतीक है, तो इसका उत्तर है इज्जत का। लिखा है बच्चे ने इज्जत का। और अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना
जाता है। तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है देहाती दुनिया। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चन बच्चे ने यहाँ पर, विद्यार्थी ने यहाँ पर किए। और यहाँ पर ये जो चेकिंग कर रखी है मार्किंग, ये कॉपी चेक करने वाले ने की है। कहीं ये मत सोचना कि मैं रेड कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये मैंने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। देखिए मैंने जो लिखा है उसको डिलीट कर देता हूँ। ये अब ये जो लिखा हुआ है, ये जो कॉपी चेक की है बोर्ड में जिस अध्यापक ने चेक की है, उन्होंने ये मार्किंग की है। तो आगे हम देखते हैं अगले प्रश्नों को। ये क्वेश्चन नंबर 2 चालू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 6 सवाल हैं, 6 प्रश्न हैं, प्रत्येक 1 नंबर का है। पहला प्रश्न है, किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। खालिस्तान है, फिर है संज्ञा कहते हैं। तो कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो वो कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा, यानी जिन भावों को, जिन गुणों को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो ऐसी जो संज्ञा आती है वो भाववाचक संज्ञा के अंदर उनके उदाहरण आते हैं। दूसरा है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें, जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अकर्मक हो गया। अगला प्रश्न है, वे खालिस्तान शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अव्यय कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के खालिस्तान में लगकर नए अर्थों का बोध करवाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? अंत में। क्या आएगा? अंत में आएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में उपसर्ग खालिस्तान प्रकार के होते हैं, यानी उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। तो ये 6 प्रश्न हैं और यहाँ पर 6 प्रश्न में से यहाँ इसको 5 नंबर यहाँ पर दिया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये इसको गलत माना है इन्होंने, 5 नंबर यहाँ पर दे दिए। अगला जो प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो अपठित गद्यांश है और अपठित गद्यांश को पढ़कर उनके उत्तर देने हैं। तो अपठित गद्यांश, और उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है अपठित पद्यांश। तो गद्यांश में पढ़ के सुना देता हूँ आपको। वर्तमान में राष्ट्र को शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भय तथा ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो अपने आप में, अपनी शक्ति में विश्वास करते हों। विवेकानंद की दृष्टि में नास्तिक वह है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा को अपनाकर गरीबों, भूखों और पीड़ितों की सेवा में अपने को अर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। राष्ट्रभक्ति कोरी भावना नहीं है, उसका आधार विवेक और प्रेम है जिसकी अभिव्यक्ति विवेकपूर्ण कार्य करते हुए। ठीक है, तो ये गद्यांश और पद्यांश से क्वेश्चन पूछे जिनके उत्तर यहाँ पर ये लिख रखे हैं विद्यार्थी ने, आप इसके उत्तर देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये राष्ट्र की भावना या राष्ट्र का महत्व ये लिख रखा है इधर इन्होंने। ये यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है जिसमें पद्यांश, अपठित पद्यांश है, उनके उत्तर यहाँ पर विद्यार्थी ने लिख रखे हैं। ठीक है, अगले पेज पे चले हम। ये अगला पेज है और यहाँ पर जो खंड ब है वो चालू हो जाता है। ठीक है, खंड ब। खंड ब का जो पहला क्वेश्चन है वो है, शहनाई और ठुमराव एक दूसरे के लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो यहाँ पर उत्तर लिखा है बच्चे ने, शहनाई बनाने के लिए जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वह डुमरांव में स्थित सोन नदी के किनारे मिलती है, इसलिए शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो ये उत्तर यहाँ पर विद्यार्थी ने लिखा है। अगला जो प्रश्न है, हालदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति को पहली बार देखा तो उनकी दृष्टि में क्या बात खटकती थी? तो इसका उत्तर लिखा है कि हालदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति को पहली बार देखा तो उनकी दृष्टि में एक बात खटकती थी, वह जो थी कि मूर्ति वास्तविक अर्थात
पत्थर की चश्मा रियल अर्थात मूर्ति पर उनको चश्मा रियल दिखाई देता था और वह मूर्ति संगमरमर के पत्थर से बनी हुई थी। तो ये उत्तर इसका विद्यार्थी ने लिखा है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, वो है छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में क्या भाव उमड़ते हैं? यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर समझाइए। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ लिख रखा है कि छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में यह भाव उमड़ता है कि वे जब बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखते हैं तो ऐसा लगता है जल में उपस्थित कमल उनकी झोंपड़ी में खिल रहे हों। उनका पाषाण हृदय भी पिघलकर जल बन जाता है जब वह छोटे बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखते हैं। तो ये यहाँ पर उत्तर लिखा है विद्यार्थी ने। अगला क्वेश्चन है उत्साह कविता का मूल भाव लिखिए। उत्साह कविता का मूल भाव लिखिए। तो यहाँ पर लिखा है उत्साह कविता में बताया गया है कि बादल क्रांति का प्रतीक है जो मानव की उन आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। वह मानव में हो रही पीड़ा व दुख दर्द को वर्षा के माध्यम से ठंडा कर देता है अर्थात मिटा देता है। और इस कविता का मूल भाव है कि क्रांति रूपी बादल मानव के दुख दर्द को हर लेते हैं और उनमें नई जागृति की भावना पैदा कर देते हैं। तो ये उत्साह कविता का मूल भाव यहाँ पर बच्चे ने लिखा है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है गंगटोक शहर को देखकर लेखिका को क्या अनुभूति हुई? गंगटोक शहर देखकर लेखिका को क्या अनुभूति हुई? तो गंगटोक शहर को देखकर मधु कांकरिया को अनुभूति हुई कि जब वह रात के समय वहां पर तारे देख रहे थे तब वह तारे एक लाइट के झालर के समान दिखाई दे रहे थे और सुबह के वक्त लेखिका ने कंचनजंगा की पहाड़ी को नहीं देखा मगर फूलों से भरे शहर को देखा। तो ये लेखिका को क्या अनुभूति हुई उसका वर्णन है। अगला जो प्रश्न है 10वां, वो है सांप निकलने पर पानी फेंकते बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई? माता का आंचल पाठ के आधार पर समझाइए। तो माता का आंचल जो पाठ है शिव पूजन सहायिका, उसके आधार पर यहाँ पर पूछा है। सांप निकलते समय बच्चों की प्रतिक्रिया थी कि कोई तो अंधा चीट अंधा कोई तो अंधा चीट गिर पड़ा, किसी के दांत टूट गए व किसी का सिर फूट गया। ऐसा होने के कारण सारे बच्चे घर की ओर भागने लगे। भोलानाथ अर्थात तारकेश्वर ने अपनी जान बचाने के लिए माता के आंचल में छिप गया और माता ने उसके घाव पर पीसी हुई हल्दी लगाई। तो ये विद्यार्थी ने इसका उत्तर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो विद्यार्थियों देखो यहाँ पर कोई विशेष तरीके से उत्तर नहीं लिखा है इस बच्चे ने। इस बच्चे ने जैसा इसको आ रहा था, जैसा इस समझ पा रहा था, वैसा इसने स्पष्ट उत्तर लिखा है। तो आपको भी एग्जाम में घबराना नहीं है। जैसा आपको उत्तर आ रहा है उन प्रश्नों के वैसे उत्तर आपको देने हैं। यह है कि उससे पहले यानी परीक्षा से पहले आपको तैयारी अच्छी तरह करनी पड़ेगी। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो नमक मिर्च लगाना यानी बाहरी दिखावा करना। नमक मिर्च लगाना यानी बाहरी दिखावा करना, ये विद्यार्थी ने लिखा है। और यहाँ पर वाक्य में प्रयोग है नवाब शाह ने खीरे पर नमक मिर्च लगाया। ठीक है, तो ये यहाँ उत्तर लिखा है। अगला जो प्रश्न है वो है खंड से। खंड से चालू हो गया, खंड ए और खंड ब विद्यार्थी ने कर दिए। अब खंड से चालू होता है। आगे निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर अब पहले अपठित गद्यांश आए थे, अब पठित गद्यांश यानी आपके पाठ में से है। तो 4 नंबर का पठित गद्यांश है जिसको पढ़कर उत्तर देने हैं। इसमें अथवा भी है। आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था और एक आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला, ये 2 तरह के पठित गद्यांश है। इनको पढ़ना है और इसके बाद में इससे संबंधित 4 प्रश्न पूछे जिनका उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ। हड़ताल का आह्वान किस सिलसिले में किया गया था? तो हड़ताल का आह्वान आजाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में किया गया था। जो हड़ताल नहीं कर रहे थे
उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी? जो हड़ताल नहीं कर रहे थे, जो छात्रों को एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जाकर हड़ताल करवा रहे थे, ये बच्चे ने लिखा है यहाँ पे। शाम को विद्यार्थी वर्ग कहाँ इकट्ठा हुआ? तो शाम को विद्यार्थी वर्ग चौपड़ यानी मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुए। और विद्यार्थियों के इकट्ठा होने के बाद क्या हुआ? विद्यार्थियों के इकट्ठा होने के बाद क्या हुआ? तो यहाँ विद्यार्थियों के इकट्ठा होने के बाद वहां पर भाषणबाजी हुई। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये पठित पद्यांश है, तो दो हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तागाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर ता, रस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की घाघरी, बूंद न ताकू लागी। तो ये बच्चे ने किया है। पहला प्रश्न है, गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है? गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा है। दूसरा प्रश्न है, उसे बड़भागी क्यों कहा गया है? तो गोपियों ने उद्धव को बड़भागी इसलिए कहा क्योंकि वह श्री कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम में नहीं डूबे थे, इसलिए उनको क्या कहा है? बड़भागी कहा है। पुरैन पात से क्या अभिप्राय है? तो पुरैन पात का मतलब, पुरैन पात से अभिप्राय है कमल का पत्ता जल में रहकर भी कमल के पत्ते पर दाग धब्बे नहीं लगते, यानी उसके ऊपर पानी नहीं ठहरता, ये बात पूछना चाहता है लेखक। तेल की गागरी पानी में डुबोने पर क्या होता है? तेल की गागरी यानी घड़ा, तो तेल की गागरी पानी में डुबोने पर तेल की गागरी पर जल की एक बूंद भी उस पर ठहर नहीं पाती। अर्थात जब हम तेल युक्त गागरी को जल में डुबोए तो उस पर जल ठहरता ही नहीं है। ऐसी अवस्था ही किसकी हो रही है? उद्धव की हो गई है। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14, हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंख भर आई। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंख भर आई। हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए। तो यहाँ पर विद्यार्थी ने इसके क्वेश्चन का उत्तर लिख रखा है, ये यहाँ तक ठीक है। और इसको यहाँ पर 4 नंबर मिले हैं और 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो कई बार चेक करने वालों की मेहरबानी हो जाती है। 3 नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर दे रखे हैं, ठीक है, क्या करें। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित अट नहीं रही है मैं वर्णित फागुन की मादकता का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है जिसका उत्तर विद्यार्थी ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे। अब तुलसीदास जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में लिखिए। 60 शब्दों में उत्तर लिखना है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो जीवन का परिचय लिखा है यहाँ पर। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म सौरों में माना जाता है। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस है, कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका है। भारत के उत्तर दिशा में प्रचलित ग्रंथ रामचरितमानस है जो अवधी भाषा में लिखा गया है, वह इनके द्वारा रचित है। विनय पत्रिका, कवितावली है, दोनों ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। तो ये विद्यार्थी ने इसका उत्तर लिखा है यहाँ पे। और 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये इसका प्रश्न है, कौन सा किया है? एक दिन मैंने हिरोशिमा, जो 17 नंबर क्वेश्चन है ये हथुआ में है। 16 भी हथुआ में था, 15 भी हथुआ में है, दोनों में से एक करने हैं। जिनमें 17 नंबर क्वेश्चन है, एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे अज्ञे ने हिरोशिमा में तत्काल कुछ न लिखकर भारत लौटने पर कविता क्यों लिखी? इस प्रश्न का उत्तर बच्चे ने क्या लिखा है कि एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे अज्ञे ने हिरोशिमा में तत्काल कुछ न लिखे, कुछ न लिखकर भारत लौटने पर कविता इसलिए लिखी क्योंकि जब लेखक हिरोशिमा गया तब वहां पर उन्होंने अस्पताल में उपस्थित जन पीड़ित लोगों को देखा, तो लेखक को उसका घटनाक्रम अनुभव हुआ। लेख वहां पर क्या हुआ, उसका घटनाक्रम लेखक को अनुभव हुआ। और
उसकी अनुभूति नहीं हुई, जिस कारण वह हिरोशिमा जापान में कविता नहीं लिख सका। लेकिन जब लेखक हिरोशिमा में एक दिन सड़क पर घूम रहा था, तब उसने एक पत्थर पर उजली छाया देखी। तो वह सोचता है कि कोई आदमी यहाँ पर खड़ा होगा और रेडियोधर्मी किरणें इस पर आकर गिरी होंगी, जिससे पत्थर पर उसकी छाया बन गई। वह आदमी भाप बनकर उड़ गया होगा। इस तरह लेखक ने अनुभव न कर उस घटना की अनुभूति कर ली, जिससे उसको लगा कि अब मुझे कविता लिखनी चाहिए। तो वह जब हिरोशिमा से लौटा तो उसने रेलगाड़ी में बैठे बैठे कविता लिखी। और प्रश्न पलटने के लिए विद्यार्थी ने कहा है, देखते हैं आगे भी लिखा है क्या उत्तर। ठीक है, तो 17वां नंबर का क्वेश्चन का उत्तर वहां पर पूरा हो गया विद्यार्थियों। अब जो क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो उसमें है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। और यहाँ पर 4 विषय दिए गए हैं, यानी 4 विषयों पर निबंध लिख सकते हैं, चारों में से किसी एक पर। पहला जो विषय है कन्या भ्रूण हत्या, सामाजिक अभिशाप, इसमें लिखना है। शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल की उपयोगिता, इस पर निबंध लिखना है। बढ़ता ध्वनि प्रदूषण या घटना, मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना, इन चारों में से किसी एक पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर विद्यार्थी ने मोबाइल के ऊपर लिखा है शायद। ठीक है, ये दूसरा जो टॉपिक है कि शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल की उपयोगिता, इस पर इन्होंने निबंध लिखा है। और जो ये 18वां नंबर का क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक भी विद्यार्थी ने लिखा है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं एक बार इन्होंने क्या लिखा है। जो ये विद्यार्थी ने यहाँ पर उपसंहार के रूप में यहाँ पर लिख दिया, उत्तर पूरा कर दिया। ठीक है, तो विद्यार्थियों आगे 2 प्रश्न और बचे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। और यदि आपको किसी दूसरे विषय का भी, हिंदी के अलावा गणित, अंग्रेजी, सामाजिक ज्ञान या संस्कृत, जो भी आपके 10वीं में विषय हैं, तो उनकी भी कॉपी अगर देखनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कॉपी आपको इसी प्रकार दिखाकर आपको आपके सामने प्रदर्शित करूँगा। क्वेश्चन नंबर 19, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाहरपुरा का छात्र राहुल मानकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से विद्यालय में पुस्तकालय सप्ताह मनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका उत्तर इस विद्यार्थी ने लिखा है। ये उत्तर लिखा है, विद्यालय में पुस्तकालय सप्ताह मनाए जाने हेतु मान्यवर नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में अध्ययन करता हूँ और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। अपने विद्यालय में पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाना चाहिए, जिससे हमारे विद्यालय में किताबों की लेन देन होगी और विद्यार्थियों को पढ़ने में अधिक रुचि बढ़ेगी। अतः निवेदन है कि आप हमारे विद्यालय में पुस्तकालय सप्ताह मनाए जाने की अनुमति देवें। धन्यवाद। अगला जो प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है वो, और लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। 20 में इन्होंने विज्ञापन के बारे में लिखा है। तो ये विज्ञापन यहाँ पर लिखवाया गया है। तो यहाँ पर विज्ञापन लिखा है, एक महिला उद्यमिता केंद्र द्वारा बनाए गए अचार व पापड़ की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। तो इसने विद्यार्थी ने, जो पहला वाला क्वेश्चन है, महिला उद्यमिता केंद्र द्वारा बनाए गए अचार व पापड़ की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। तो इन्होंने इसका उत्तर लिखा है कि बम्पर सेल, यहाँ पे बम्पर सेल लिखा, महिला उद्यमिता केंद्र द्वारा बनाए गए अचार व पापड़, अचार लेने पर 1 पैकेट पापड़ फ्री, अचार लेने पर 1 पैकेट पापड़ फ्री, अवसर निकल गया तो हाथ मलते रह जाओगे, और समय प्रातः काल 6 बजे से साय 7 बजे तक, स्थान भेरू गेट केकड़ी, मोबाइल नंबर भी यहाँ पर ये दिया है। ठीक है, ये कार्य समाप्त हो गया है। इसमें विद्यार्थी को 80 में से 80 नंबर यहाँ पर जो चेक कर हैं उन्होंने दिए हैं। हिंदी की कॉपी को यहाँ पर हमने देखा किस तरह से इन्होंने उत्तर लिख रखे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।